विमल के व्यापार में भारी नुकसान होने से उसका घर, जमीन सब कुछ एक साथ बिक गया था और अब उसे किराए के मकान में रहकर नौकरी करने के दिन आ गए थे। मम्मी ये देखो, मेरी नई फ्रॉक फट गई है। लाओ बेटा, मैं सिल कर देती हूँ। मम्मी आपने कितनी बार इस फ्रॉक को सिलाया, मुझे दूसरी लेकर दीजिए ना। प्रिया, तुम बड़ी हो ना, तुम जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। ठीक है मम्मी, आप ये फ्रॉक यहाँ से फटी हुई है, इसे सिल दीजिए, मैं पहन लूंगी। मेरी प्यारी बेटी बहुत समझदार है। घर के हालात देखकर दोनों बहनें बहुत कुछ सीख गई थी। यहाँ तक कि खाने में भी दोनों बहनें रूखा सूखा खा लेती थी। ये क्या आशा जी, आज भी नमक मिर्च का ही पराठा खाने में? सब्जियां बहुत महंगी हो गई है ना, और चावल भी खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने नमक मिर्च का पराठा ही बना दिया। कोई बात नहीं माँ, हम खा लेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों खा लेंगे। मेरी दोनों बेटियां कितनी अच्छी हैं, कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। ये बात तो है, ये दोनों कभी कुछ नहीं कहती। इसलिए मैं कल तुम दोनों के लिए पक्का कुछ खाने के लिए बाहर से ले आऊंगा। सच पापा? बिल्कुल। विमल ने कह तो दिया था कि वो कुछ खाने के लिए लाएगा, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया था कि अपनी बेटियों के लिए क्या लाए। फल और मिठाई के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। ऐसा क्या ले जाऊं जो मेरे बजट में भी हो और मेरी बेटियों को भी अच्छा लगे। विमल ये सब सोच ही रहा था कि उसने सामने वाली दुकान पर कुरकुरे के पैकेट देखे। एक पैकेट सिर्फ 10 रुपए का। विमल को ख्याल आया कि ये उसकी बेटियों को अच्छा लगेगा। अरे भैया, कुरकुरे के 2 पैकेट दे दीजिए, इससे वो तो ना जरूर खुश हो जाएंगी। विमल कुरकुरे के पैकेट्स लेकर घर पे आता है और अपनी बेटियों को देता है, जिसे देखकर उसकी दोनों बेटियां नाचने लगती है। पापा हमें तो कुरकुरे बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे भी। आपको पता है मैं इसके साथ रोटी भी खा सकती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम दोनों को ये सब इतना पसंद है। आपने अच्छा किया जो इन दोनों के लिए ये सब लेकर आए। रोज सूखा खाना खाकर उन दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ऐसे तो कई सारे पैकेट्स 10-10 रुपए में मिलते हैं। कल से मैं रोज उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। उस दिन से विमल 10-10 रुपए वाले कई सारे पैकेट्स उनके लिए लाया करता था। विमल की नौकरी भी अब अच्छी हो गई थी। उसने जितना गंवाया था उतना वापस कमा भी लिया था और अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया था। समय के साथ उसकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। वक्त भी कैसे बीतने लगता है ना। देखते देखते प्रिया 24 साल की हो गई और नियति 20 की। हमने साथ में अच्छे बुरे समय को देखा है और हमारी बेटियों ने हमारा भरपूर साथ दिया है इसमें। सही कहा, उन दोनों ने कभी भी हमसे किसी भी चीज की मांग नहीं की, हमेशा हमारी परिस्थिति को समझा और हमारा साथ दिया। अब तो बस हमारी प्रिया के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हमारी आधी चिंता दूर हो जाए। मम्मी पापा, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लड़का तो हमें तुम्हारे लिए देखना ही पड़ेगा। तुम हमें बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? माँ, मैंने अपने लिए लड़का चुन लिया है, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह, कौन है वो लड़का? माँ, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अब तो रौनक की अच्छी खासी नौकरी भी लग गई है। प्रिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों आपस में खुश हो तो। रौनक से कहना वो अपने घर वालों से हमें मिलवा दे, जिससे हम तुम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ा सके। जी माँ, मैं रौनक से कह देती हूँ, वो अपने घर वालों के साथ आपसे मिलने आएंगे। प्रिया अगले ही दिन रौनक से बात करती है और रौनक उसके परिवार के साथ प्रिया का हाथ मांगने आ जाता है। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो हमें प्रिया और रौनक के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति, जैसे कि हम ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं आपके मुकाबले, तो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो लोगों को पैसों से तोलते हैं। हाँ जी, हमें भी इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी हम दोनों का रोका कर देते हैं। रौनक और प्रिया की शादी पक्की हो जाती है। प्रिया बहुत खुश थी कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने ससुराल की पहली रसोई के लिए अपनी माँ से कुछ अच्छा सा सीख रही थी। अरे मैं कह रही हूँ, अपने ससुराल की पहली रसोई पर तो सबके लिए हलवा पूरी बनाना। नहीं नहीं दीदी, आप तो सबके लिए पराठे बनाइएगा। मैंने सुना है रौनक जीजू को पराठे बड़े पसंद है। ये अच्छा आइडिया ही नहीं थी, मैं उन सबके लिए कुरकुरे के पराठे बनाऊंगी। तुम दोनों अभी बड़ी हो गई हो और अभी तक तुम दोनों का कुरकुरे का पागलपन खत्म नहीं हुआ। अरे माँ, आपको पता नहीं है, जब मैं अपने ससुराल वालों को ये कुरकुरे के पराठे खिलाऊंगी ना तो सब लोग चौंक जाएंगे कि ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। अरे आजकल तो दीदी कुरकुरे में भी अलग अलग फ्लेवर्स निकले हैं। आप तो
लेस के पराठे, चिप्स के पराठे, भुजिया के पराठे, सब कुछ बना सकती हो। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। प्रिया अपने साथ अपनी शादी की बैग में कुरकुरे, भुजिया और कई तरह की चिप्स के पैकेट साथ लाई थी, जिसे खोलते ही रौनक ने उसे पूछ लिया, अरे ये सब क्या है? तुम बस देखते जाओ कि मैं आप सब लोगों के लिए इतनी अलग चीज के पराठे खिलाऊंगी कि आप सब खाते ही रह जाएंगे। इस चीज का कोई नाम तो होगा ना? है ना? इस चीज का नाम है कुरकुरे पराठे। कुरकुरे पराठे सुन के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और वैसे भी पराठे थोड़े कुरकुरे होना तभी मजा आता है खाने में। नरम नरम पराठे मुझे भी पसंद नहीं है। प्लीज कल तुम यही कुरकुरे पराठे बनाना। रौनक कुरकुरे पराठे सुनकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन प्रिया जिन कुरकुरे पराठों की बात कर रही थी वो सेक कर कुरकुरे करने वाले पराठे नहीं थे, वो तो सच में आटे में कुरकुरे डालकर बनाने वाले पराठे थे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों की। हाँ, मैंने तो प्रिया से कह दिया कि मैं 3-4 पराठे खाने वाला हूँ। पराठे तो एकदम सिके हुए कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप सबके लिए पेश है प्रिया स्पेशल कुरकुरे पराठे। वाह, देखने में कितने कुरकुरे लग रहे हैं। जल्दी से परोसो। मैंने आप सबके लिए ही तो बनाए हैं। लीजिए लीजिए, सब लोग खाइए और बताइए आप सबको कैसा लग रहा है। कुरकुरे पराठे खाने के बाद सबको बड़ा ही मजा आ गया। उनके लिए तो ये स्वाद बड़ा ही अलग था, बड़ा मजेदार थी। ये पराठे इतने कुरकुरे हैं कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे कि मुझे ये कितने पसंद आए। सच में मैंने आज तक इतना बढ़िया और स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। ये इतने कुरकुरे बने हैं कि खाने से आवाज तक आ रही है इनकी। तुमने इसे किस चीज से बनाया है प्रिया? कुरकुरे? नहीं नहीं बेटा, ये कुरकुरे तो है, लेकिन तुमने इसे बनाया किस चीज से, वो पूछ रही है पुष्पा। कुरकुरे? अरे माँ का मतलब है किस चीज के पराठे हैं। जैसे आलू के होते हैं, गोभी के होते हैं, मिर्ची के होते हैं, तो ये किस चीज के पराठे हैं? मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि ये पराठे मैंने कुरकुरे के पैकेट से बनाए। क्या सच में? ये इतने मजेदार पराठे तुमने कुरकुरे से बनाए? बचपन में ना हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए पापा जब भी ये पैकेट लाते तब माँ इनसे ही हमारे लिए पराठे बना दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे नियति और मुझे यही पराठे सबसे ज्यादा पसंद आने लगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने बचपन से रूबरू करवाती हूँ। सच में आज तो हम सब तुम्हारे इन कुरकुरे के पराठे के फैन हो गए। मैं भी। मैं तो कहता हूँ तुम हम सबको यूं ही अलग अलग पराठे खिलाते रहना। मुझे और तो चाहिए पराठे, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ खाने से। लीजिए लीजिए माँ जी। प्रिया के कुरकुरे पराठे खाकर उसके ससुराल वाले मौज में आ गए थे। अब तो प्रिया और कुछ भी बनाती तो उन्हें पराठे ही भाते। आज क्या बना रही हो प्रिया? बस पालक पनीर बनाने जा रही थी। आप बता दीजिए उसके साथ चावल खाएंगे या रोटी? पराठे। पराठे? पालक पनीर की सब्जी के साथ आप पराठे खाएंगे? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, तुम आज भुजिया के पराठे बना दो। अब सच में सब्जी रोटी नहीं खाएंगे? नहीं, जब से तुमने ये कुरकुरे पराठे खिलाए तब से मुझे सब्जी रोटी पसंद ही नहीं आ रही। हाँ बहू, ये बात बिल्कुल सही है। तुम हमें पराठे खिला दो, हम उसी में खुश हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम ये पालक पनीर छोड़ो और भुजिया के करारे पराठे बना दो। ठीक है, अगर आप सबको यही पसंद है तो मैं बना देती हूँ। प्रिया पालक पनीर को साइड में रख देती है और भुजिया के पराठे बना देती है। प्रिया के लिए तो ये भी अच्छा हो गया था, क्योंकि आजकल उसे नई नई सब्जियां बनानी नहीं पड़ रही थी, ना ही अलग से रोटी ना ही चावल। एक दिन जब प्रिया फोन पे अपनी सहेली से बात कर रही थी, अरे नहीं नहीं नहीं, तू बात करना, मुझे कोई देरी नहीं हो रही, मुझे सिर्फ पराठे तो बनाने हैं। मेरे घर वाले ज्यादा नखरे नहीं करते, वो तो कभी चिप्स के, कभी भुजिया के, कभी कुरकुरे के पराठे दिल से खा लेते हैं। मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। अब क्या करे, सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती ना। प्रिया के लिए उसके ससुराल वालों को खुश करना अब बड़ा ही आसान हो गया था। अब तो वो किचन में मसालों की जगह पर हर जगह पैकेट ही भरकर रख देती थी। आइए सब लोग, ये देखिए, ये है कुरकुरे के अलग अलग फ्लेवर्स, ये अलग अलग तरह की चिप्स, ये है भुजिया के फ्लेवर्स। अरे वाह, अब तो चाय के साथ भी कभी चिप्स तो कभी कुरकुरे तो कभी भुजिया खा लूंगी। मैं अपने दोस्तों को भी ये सारे पैकेट्स दूंगा और उनके लिए कुरकुरे के पराठे बनवाऊंगा। अरे पापा जी, आप मुझसे कहिएगा ना, मैं आपके सारे दोस्तों के लिए कुरकुरे पराठे बना दूंगी। हाँ, और कुछ पराठे मेरी सहेलियों के लिए भी। हाँ बहू। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रिया ने जब से पूरी रसोई को कुरकुरे और अलग अलग पैकेट्स के साथ भरा था, तब से उसका काम और भी आसान हो गया था।
सुबह और शाम के नाश्ते में अब सब लोग 2-3 पैकेट खा लिया करते थे। पापा जी, आपके लिए चाय के साथ पोहा बना दूं? अरे नहीं बहू, मैंने चाय के साथ भुजिया ही खा लिए। और मुझे वो लेस के नए पैकेट्स बड़े पसंद आए, इसलिए मैंने वही खा लिए। और मेरे लिए तो तुम कुरकुरे पराठे ही बना दो, वो भी चिप्स के साथ देना मुझे। ठीक है, तो मैं अपने लिए भी फेवरेट कुरकुरे के पराठे ही बना देती हूँ। प्रिया के ससुराल से अब जैसे सब्जियों का नामो निशान मिट गया था। आज संडे की सुबह को जब वो सबके लिए एक नया चिप्स का फ्लेवर ढूंढ रही थी, तब उसके मायके से उसे उसकी माँ का फोन आता है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अरे अब क्या बताऊं तुझे प्रिया, तेरी बहन नियति को अस्पताल में भर्ती किया है हमने, तो जल्दी से आजा। क्या? लेकिन नियति को क्या हुआ अचानक? पता नहीं, अचानक से उसे उल्टियां शुरू हो गई, इसलिए हम उसे जल्दी से अस्पताल लाए हैं। तू यहाँ जल्दी से आजा बेटा। प्रिया बिना वक्त गवाए अपने ससुराल वालों के साथ अस्पताल में पहुंचती है, जहां उसके माता पिता बैठे हुए थे। माँ, क्या हुआ नियति को? उसे अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया है? पता नहीं बेटा, कई दिनों से उसे पेट में दर्द था और आज उसे उल्टियां शुरू हो गई सुबह से, इसलिए हम उसे तुरंत ही अस्पताल ले आए। अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए बहन जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नियति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सबसे बात करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहन को? वो इस तरह उल्टियां क्यों कर रही है? उनके लीवर पर असर हुआ है। लीवर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ, लेकिन काफी हिस्सा खराब होने की कगार पर है। क्या? लेकिन ये सब किस वजह से हो सकता है डॉक्टर? अभी तो वो सिर्फ 20 साल की है। क्या आप बता सकते हैं वो किस तरह का खाना खाती है रोज? मतलब खाने में क्या खाती है? डॉक्टर, उसे सब्जियां बहुत कम पसंद है, इसलिए कभी कुरकुरे के पराठे तो कभी भुजिए के पराठे खाती है, लेकिन उसके साथ मक्खन भी खाती है। क्या? कुरकुरे के पराठे, भुजिया के पराठे? आप लोग जानते भी हैं ये सब कितना हानिकारक है सेहत के लिए। इन सब पैकेट्स वाली चीजों में कितने गंदे मसाले, कितनी खराब चीजों का उपयोग किया जाता है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हम इन्हें खाते ही जाएं, रुके ही नहीं, क्योंकि इन चीजों को बनाया ही इतना मसालेदार और तेल के साथ होता है कि हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। लगता है नियति ने लंबे समय तक इन चीजों को खाया है, इसलिए उसके लीवर पर असर हो गया है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को हर दिन ये सारी चीजें खाने की आदत डाली थी। आज मेरी बच्ची ये सब भुगत रही है तो मेरी वजह से, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सब्जियां और फल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन आजकल तो लोग जानबूझकर ये सब चीजें खाते हैं क्योंकि उन्हें ये स्वाद से भरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में ये सब हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप सब भी इन चीजों को बंद कर दीजिए प्लीज, वरना आपकी हालत भी नियति जैसी हो सकती है। मैं आज से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं नियति को कभी भी इन चीजों को खाने नहीं दूंगी। हम उसका इलाज कर रहे हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं तो अनजाने में अपने ससुराल वालों को भी इस बीमारी की चपेट में ले लिया है, उन्हें भी इन गंदी चीजों की आदत डाल दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं प्रिया, तुमने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, वो तो हम ही इन कुरकुरे पराठे की ओर बढ़ते चले गए। हाँ, लेकिन आज हम सबकी आंखें खुल गई है। आज के बाद हमारे घर ये कुरकुरे पराठे कभी नहीं बनेंगे। हाँ, और आज ही मैं अपनी रसोई से इन पैकेट्स को गायब कर दूंगी। जहां नियति की हालत ने सबको एक चेतावनी दे दी थी कि हमारी सेहत के लिए ये पैकेट्स, चिप्स, कुरकुरे कितने खराब है, वहीं प्रिया को भी सबक मिल गया है। आलू के पराठे अगर हम करारे बनाते हैं तो वो कई गुना ज्यादा स्वाद बन सकते हैं। ये लीजिए, सबके लिए आलू के पराठे करारे करारे। वाह, वो भी मक्खन के साथ, क्या बात है। मैंने तो अपने दोस्तों को भी इन चीजों से दूर रहने को कह दिया है। और मैंने भी अपने किटी पार्टी वाले ग्रुप में सबसे कह दिया है कि इन सबसे दूर रहो भाई। ये लीजिए कुरकुरे पराठे, खाइए अब। अरे फिर से? मेरा मतलब है गोभी के अच्छे से सेके हुए कुरकुरे करारे पराठे। अच्छा फिर ठीक है। शीला बहन की 2 बहुएं थी। बड़ी की शादी को 12 साल तो छोटी की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं था। फिर एक रोज, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। भगवान ने आपकी सुन ली। आप चाहती थी ना कि घर के आंगन में बच्चे खेले। सास खुश हो जाती है, लेकिन मन में होता है कि काश बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे भी अच्छा लगता। देख बहू, ये तो काफ़ी खुशी की बात है। बस तू ना एक काम कर, इस बात को धीरे से ही बड़ी को भी बता दे। तू तो जानती है ना 12 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे लगा, खैर ठीक है।
छोटी बहू कमरे में चली जाती है कि थोड़ी ही देर में बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली। माँ जी मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सास के दिल में तो मानो 100 पावर का बल्ब भी जल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, मुन्ना सोनी रानो सब आ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ लड्डू बनाओ। अरे लड्डू नहीं हलवाई बिठाओ। मेरी बहू है माँ बनने वाली है और मैं दादी। छोटी बहू को कमरे में आवाज़ आती है। वो खुश हो जाती है कि घर में उसके बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है। वो बाहर आती है तो बड़ी बहू सास के पास बैठी होती है। छोटी को देखकर बड़ी कहती है, तुमको भी बताई, तुम भी तो कुछ बनोगी ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। बहू अच्छा हुआ तू आ गई, ले लड्डू खा। बहू लड्डू खाती है लेकिन उसे उल्टी आ जाती है। वो उल्टियाँ करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ इसे हमारे घर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना ये कैसे लड्डू खाती थी, याद है ना। सास को भी याद नहीं रहता कि छोटी भी माँ बनने वाली है। अरे छोड़ ना बहू, तू टेंशन ना ले किसी बात की। तू अब माँ बनने वाली है ना, अपना ख्याल रख। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। बड़ी बहू कमरे में चली जाती है और सास किचन में। सास खाना बना रही होती है कि छोटी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप तो अभी से इतनी खुश हो रही हैं। बच्चा आ जाएगा तो आप तो फूल ही नहीं समाएंगी। हाँ बहू ये तो है, बहुत साल से वो बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी बड़ा मेरा फेवरेट बेटा है, तू तो जानती है ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब माँ जी, उनको इंतज़ार था? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपना बच्चा बड़ी भाभी को दे दूँगी? तभी वहाँ बड़ी आ जाती है। क्यों दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए किसी का बच्चा। वैसे भी भगवान ने मेरी झोली भर दी है। माँ जी ने बताया नहीं क्या तुमको? छोटी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, माँ जी ने तो नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इससे घर का माहौल इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन भाभी आप भी माँ बनने वाली है, ये तो 2 गुनी खुशी है इस घर के लिए। हाँ अब ज़्यादा बातें ना बना। बड़ी का सबको मिलकर ख्याल रखना है, समझी ना। लेकिन माँ जी मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो बड़ी 12 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, ज़रा इसके बारे में सोच। हाँ क्यों नहीं। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास कैसे उसका ज़्यादा ख्याल रख रही है और छोटी का कम, लेकिन वो बड़प्पन रखती है। सास के हाथ का बना खाना लेकर वो छोटी के कमरे में जाती है। आए छोटी, ये खा ले। अरे नहीं दीदी, मैं नहीं खा पाऊँगी, ये आपके लिए सासू माँ ने बनाया है ना। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो प्रेग्नेंट है। वैसे भी बड़ी भाभी सास के बराबर ही होती है। छोटी को अच्छा लगता है। वो बड़ी भाभी के हाथ से खाना खा रही थी कि सास आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है छोटी, उसे खिलाना चाहिए तो तू खा रही है, कुछ तो शर्म कर ले, वो प्रेग्नेंट है। सास ये बोलकर कमरे के अंदर आ जाती है और छोटी को हल्के से धक्का देकर बड़ी को बेड पर बिठा देती है। छोटी बहू गिरने ही वाली होती है कि उसका पति उसे पीछे से सहारा दे देता है। अरे छोटी क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? बड़ी ये बोलकर खड़ी ही होने वाली होती है कि सास उसे पकड़ लेती है। बहू तू चल, इस कमरे में उसका पति आ गया है, वो ख्याल रखेगा उसका। हाय रे, कैसी सास है ये। छोटी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रहने दो, इसकी आदत डालो। इस घर में भैया और उनके परिवार के सिवा माँ को कभी कुछ नहीं देखा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनका सगा बेटा ही नहीं हूँ। बाहर खड़ा बड़ा भाई सब कुछ सुन लेता है। वो कमरे में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। देखिए माँ जी की ये हरकत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ हम दोनों मिलकर छोटे और उसकी बीवी के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो छोटा है आपसे, उसकी बात का बुरा मत मानिए। ठीक कहती हो तुम। अगले रोज़ घर में कीर्तन का कार्यक्रम होता है। छोटी फटाफट पंजीरी की थाल पकड़ा। अरे रहने दे, पेट से है तुम्हारी बहू, मैं ले आती हूँ। छोटी थाल लेकर आ जाती है। अरे तो क्या हो गया, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। तभी बड़ी आ जाती है, उसके हाथ में पानी का गिलास होता है। अरे कोई उसके हाथ से ग्लास ले लो, पेट से है वो। अरे बड़ी क्यों काम करती है इतना, थोड़ा खुद का भी ध्यान रखा कर। पड़ोसन ने देख रही होती है कि कैसे 2 बहुएं, दोनों प्रेग्नेंट, लेकिन सास को सिर्फ बड़ी की ही परवाह है।
माना शीला बहन, आपको आपका बड़ा बेटा प्यारा है, लेकिन छोटी भी आपकी ही बहू है। वो भी तो पहली बार माँ बन रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अरे रहने दो, मुझे ना सिखाओ क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, समझी? खैर, कीर्तन खत्म होता है, सब खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। पीछे से घर पूरा फैल जाता है, जिसके बाद छोटी, ओ छोटी, चल पूरा घर साफ कर दे। बड़ी बहू चल कमरे में, मैं तेरे पैर पर तेल लगा देती हूँ। सारा दिन थक सी गई है मेरी बच्ची। बड़ी को भी अब ठाठ अच्छे लगने लगते हैं। वो छोटी का ख्याल तो पूरा रखती, लेकिन काम ना करती। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, आज काम वाली नहीं आने वाली है, तू एक काम कर, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तो लगा दे। माँ जी बड़ा घर है, मैं आधे घर में पोछा लगा देती हूँ, आधे घर में भाभी लगा देंगी। सास को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। अरे क्यों बड़ी करेगी हैं? बड़ी क्यों करेगी पोछा? जानती हो ना उससे बच्चा होने वाला है। बड़ी कमरे में सारी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। किसी तरह छोटी पूरे घर का पोछा लगाकर जैसे ही कमरे में आती है, बड़ी बहू हाथ में उसकी फेवरेट चाय लेकर खड़ी होती है। लो चाय पी लो, थक गई होगी ना। छोटी चाय पीती है कि सामने सास आ जाती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। बड़ी चल खाना खा ले बेटा। अब यही रख दीजिए माँ जी, मैं और छोटी साथ में खा लेंगे। अरे हाँ हाँ, उसका भी खाना लगा हुआ है किचन में। छोटी जा कर ले आ। छोटी को भी भूख लगी होती है, वो भी जाती है और खाना लेकर ऊपर आती है। खाना लेकर आती है और पलंग में बैठ जाती है तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। क्यों, क्या हो गया? 4 सीढ़ी चढ़ने में जान निकल गई? नहीं माँ जी, पता नहीं क्यों सांस फूल रही है। शाम को डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ, अरे बड़ी तू भी साथ में चली जाना छोटी के। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी पिछले महीने ही दिखाया था। तो क्या हुआ दीदी, मैं जा ही रही हूँ ना, आप भी साथ चलिएगा। माँ जी आप भी चलिए, देख लीजिएगा कि दीदी को और क्या क्या ख्याल रखना है। हाँ हाँ ठीक है, साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बहू के पैरों में तेल लगा देती हूँ। माँ जी सारा दिन काम तो मैं करती हूँ, तेल आप दीदी के पैर पर लगाती हैं। वैसे ठीक ही है, मेरी तो काम कर कर के आदत हो गई है चलने फिरने की। मैं तो बैठ जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा बात ना बना। शाम को सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों बहू को चेक करती हैं और फिर, शीला जी, आपकी छोटी बहू का तो बच्चा एकदम फिट है, मस्ती कर रहा है पेट के अंदर। लेकिन बड़ी सास को तो मानो सांप सूंघ जाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? हाँ डॉक्टर साहब, इसको तो 12 साल बाद बच्चा हो रहा है। क्या हो गया है बच्चे को? देख लीजिए मेरे पोते को कुछ ना हो। इस बड़ी बहू को रखना पड़े यहाँ तो रख लो, पर मेरा पोता मेरा। बड़ी को हैरानी होती है कि जो सास उसके आगे पीछे घूमती थी वो उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए सारा प्यार दिखाती थी। बड़ी बहू क्या काम नहीं करती? सारा दिन बैठे रहने से भी बच्चा सुस्त हो जाता है और कम एक्टिव होता है, जो डर की बात है। काम नहीं तो कम से कम वॉक ही करते रहना चाहिए। जी वो तो मैं करती थी, वॉक भी और काम भी, लेकिन मेरी सास। ये बोलकर वो छोटी के साथ बाहर आ जाती है। घर आकर, वाह माँ जी, आप तो बहुत सेल्फिश निकली। अब मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे नहीं मेरे बच्चे से सिर्फ प्यार है। मैं चली मायके। मैं भी सासू माँ, जब आपको दीदी का ही ख्याल है तो उन्हीं के साथ रहिए। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए दोनों बहुएं समान हैं, मुझे माफ़ कर दो। हमारे समाज में बहू मतलब एक ऐसी शादीशुदा महिला जिससे ससुराल की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। शादी के बाद जैसे एक लड़की का जीवन सिर्फ उसका नहीं रह जाता, उसके किए हुए हर एक काम का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगता है। कुछ लड़कियां तो बहू बनने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस बहू वाली भारी भरकम जिम्मेदारी को मन से नहीं उठा पाती। मम्मी जी, मैंने लंच बनाकर कैसरोल में रख दिया है, मुझे कुछ काम है, मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, रात को खाना खाकर ही लौटूंगी। अच्छा ठीक है,
सास को बताने के बाद आशा सच धज कर अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपनी सास की सहेली मधु दिखाई देती है। अरे आशा बहू, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? कोई खास बात है क्या? नहीं आंटी जी, कोई खास बात नहीं है, बस मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अरे बेटा, क्या बात है? अभी 2 दिन पहले भी तुम्हारी सासू माँ बता रही थी कि तुम अपने मायके गई हुई हो और 2 दिन भी नहीं बीते आज फिर मायके जा रही हो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरी मम्मी का घर है, जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगी ना। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि माँ बाप की तबीयत खराब होगी तभी बेटी उनसे मिलने जाएगी? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि माँ बाप की तबीयत खराब होने पर ही बेटी को उनसे मिलने जाना चाहिए, लेकिन ऐसे शादीशुदा लड़कियाँ रोज़ रोज़ अपने मायके जाती हैं ना, तो मन में ऐसे विचार आते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी मम्मी से मिलकर आओ, मैं तो ज़रा मंदिर जा रही हूँ। आशा और विनय की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। क्योंकि आशा और विनय एक ही शहर में रहते थे, इसलिए आशा के माता पिता को काफ़ी तसल्ली मिल रही थी शादी के बाद। पता नहीं मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने तो कभी एक दिन भी घर से दूर नहीं बिताया। मम्मी पापा के बिना मैं कैसे रहूँगी, समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये ससुराल का हवा अपने मन से निकाल दो। और तुम कोई दूसरे ग्रह पर थोड़ी ना जा रही हो कि कभी अपने माँ बाप को मिल नहीं पाओगी। अरे मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से तुम्हारे मायके का। जब मन करे तब अपने मम्मी पापा से जाकर मिलकर आ सकती हो। और बेटा, ससुराल का ना बस नाम ही बदनाम है। तुम ससुराल को अपना घर समझोगी तो ससुराल में भी मायके जितना ही प्यार मिलेगा। नई दुल्हन आशा ने जब सास के मुंह से ये प्यार भरे वचन सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। बहू को समझाने के लिए कहे गए सास अनुपमा के शब्द आशा के लिए जैसे पत्थर की लकीर हो गए थे। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ विनय, जो मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली। आपको पता है, मम्मी जी ने कहा है जब मेरा मन करे तब मैं अपने मायके जाकर अपने मम्मी पापा से मिल सकती हूँ। अरे इससे बड़ी बात किसी भी बहू के लिए और क्या हो सकती है। वरना विदाई के समय लड़कियाँ सबसे ज़्यादा यही सोचकर रोती हैं कि अब वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं जा पाएंगी। अरे तो तुमने मेरी मम्मी को हिटलर समझा है क्या? मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी है और तुम देखना, वो एक बहुत अच्छी सास बनकर दिखाएंगी। ये सास बहू वाले सीरियल देखकर मेरी मम्मी को खड़ूस सास समझने की गलती मत करना। मम्मी कहती हैं कि बहू भी अपनी बेटी की तरह ही होती है, उससे भी प्यार और देखभाल की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि एक बेटे को। चलो अब तुम ये सारी फिक्र चिंता छोड़ो और जब भी तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना हो ना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब तो खुश हो ना? चलो अपने चेहरे पर स्माइल ले आओ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। आज के दिन मम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आशा से कहो ना जल्दी से 1 कप बढ़िया सी चाय बना दे। आशा घर में होगी तभी ना चाय बनाएगी, वो घर पर नहीं है। वो घर में नहीं है? कहाँ गई वो? अरे और कहाँ जाएगी, अपनी माँ से मिलने गई है। मम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अभी 2 दिन भी नहीं हुए से अपने मायके से आए हुए, पूरे 3 दिन रहकर आई थी मायके, आज फिर से जाने की क्या ज़रूरत आ गई? अरे बेटा, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ। तू जानता है ना, सास की कही बात बहू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे मम्मी, माना कि मैंने ही आपसे कहा था कि आप टिपिकल सास मत बनना, बल्कि उसे माँ की तरफ प्यार देना। लेकिन जैसे वो हर रोज़ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके भाग रही है, कोई माँ इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे कम से कम अभी तो आपको रोकना ही चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही हर रोज़ मायके जाती रहेगी तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालना कब सीखेगी? देख बेटा, आशा तेरी पत्नी है, बेहतर होगा कि तू ही अपने तरीके से उसे समझा दे। मेरे कहने से कहीं बात बिगड़ ना जाए। और रिश्ते ना गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार दो वैसा ही बन जाता है। अच्छा माँ, अभी तो आप 1 ही कप चाय पिला दो, मैं बात करता हूँ आशा से। मैं समझ रहा हूँ आपके पास भी बहुत काम हो जाता होगा, अभी आपको खाना भी बनाना होगा क्योंकि वो तो अपने मायके से खाना खा के ही लौटेगी। अरे बेटा, काम की बात नहीं है, काम तो फिर भी किसी तरह हो ही जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ इस तरह अपना घर छोड़कर जाने से दिक्कत तो होती है ना। मैं मानती हूँ कि मैंने ही उससे कहा था कि जब उसका मन करे वो मायके जाकर अपने माँ बाप से मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो रोज़ रोज़ अपना ससुराल छोड़कर मायके में ही बैठी रहे।
अरे कोई ज़रूरी काम हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो या उसके माता पिता को उसकी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक अपने मायके जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे ही घूमने के लिए हर दूसरे दिन मायके जाना तो कोई समझदारी नहीं हुई बेटा। अभी तक तो अनुपमा और विनय बहू की इमैच्योर बिहेवियर से ही परेशान थे, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि बहू के इस तरह से बार बार मायके जाने से और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली है, जिनका सामना उन्हें आने वाले वक्त में करना होगा। अरे भाई अनुपमा, क्या बात है? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, कुछ बात है तो कहो। इतने साल पुराने पड़ोसी हैं तुम्हारे, संकोच जैसी कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल तुम्हारे लिए परिवार जैसे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, साफ साफ कहिए ना। चलो अब तुम कह रही हो तो हम साफ साफ ही पूछ लेते हैं, तुम्हारे बेटे और बहू के बीच कुछ परेशानी चल रही है क्या? अरे देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन बहू अपने मायके चली जाती है, ज़रूर कुछ तो बात होगी, वरना नई नई शादी में तो दुल्हनों को मायके की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। और एक आपकी बहू है जो हर दूसरे तीसरे दिन बैग उठाकर मायके की तरफ दौड़ती हुई नजर आती है। अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बेटे बहू के बीच में क्यों कुछ भी परेशानी होगी? भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अगर तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बात पर विश्वास करने को जी तो नहीं चाह रहा। अरे सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी में इस बात का चर्चा है कि आपके बेटे और बहू के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है, वरना कौन सा पति होगा जो इस तरह से रोज़ रोज़ अपनी पत्नी को मायके जाने की परमिशन दे दे। मैंने कहा ना, आप लोग गलत समझ रहे हैं। जिस किसी ने भी आपसे ये बात कही है उसे अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अरे हमारी बहू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, और जब इतनी नज़दीक में ही उसका मायका है तो हमने ही उसे छूट दे रखी है कि वो 2-3 दिन में एक बार अपने माँ बाबू से मिलकर आ जाए। और आखिर इसमें बुराई भी क्या है? जिस तरह बेटे अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, बेटे भी तो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है ना? अरे रहने दीजिए बहन जी, ये सब तो दुनिया को दिखाने वाली बातें हैं, वरना ये तो सभी जानते हैं कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है, और अपना घर छोड़ छोड़ कर अगर बहू हर तीसरे दिन मायके जाकर रहेगी तो घर की जिम्मेदारियां कैसे समझेंगी भला? बाकी आप समझदार हैं, आपकी बहू है, जैसे रखना चाहे वैसे रखे भाई, हमने तो जो सुना था वो बता दिया। पड़ोसन जानकी को तो अनुपम ने करारा जवाब देकर चुप करा दिया था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि ये विवाद अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जानकी के मुंह से सुनी हुई बातें अब उसे हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से सुनाई देने वाली थी। और वैसे भी ऐसी बातों के तो पैर लंबे होते हैं, चुटकी बजाने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। 2 दिन बाद। अरे भाभी, मैं क्या सुन रही हूँ? हमें उम्मीद नहीं थी आशा बहू से ऐसी। सच्ची, शादी के समय तो बड़ी सीधी सादी सी लग रही थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भांजे को ये दिन देखना पड़ेगा। अरे दीदी, आप क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या कर दिया आशा बहू ने जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? ज़्यादा मत बनो भाभी, पूरी रिश्तेदारी में ये बात फैल गई है, अब छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी बात है साफ साफ बता दो, और फिर हम भी आपके घर के सदस्य हैं, कोई बाहर वाले नहीं हैं। घर की बातें अगर बाहर वालों से पता चलती है तो बड़ी तकलीफ होती है। दीदी, आप किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छी खासी तो है हमारी बहू आशा, अब तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया बहू के बारे में जो इस तरह की बातें कर रही हो? लो, सारी दुनिया में बातें हो रही है और ये अपनी बहू की तारीफ कर रही है। सच सच बताओ भाभी, विनय और बहू के बीच में अनबन रहती है ना? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके बीच में बात तलाक तक पहुँच गई है। बहू अब विनय के साथ रहना ही नहीं चाहती और हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके चली जाती है। बहू मायके क्या जाने लगी, सारी दुनिया ने बात का बतंगड़ बना दिया। अरे तमाशा बन गया है मेरे बेटे की जिंदगी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बहू क्या दुनिया की पहली औरत है जो अपने मायके जा रही है। आप कभी अपने मायके नहीं आई या मैं अपने मायके नहीं गई क्या? मायके जाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन चल रही है या तलाक तक नौबत आ गई है। ऐसी बातों को हवा देते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? नई नई शादी हुई है दोनों की, बहुत खुश है दोनों अपने शादीशुदा जिंदगी में, और आप तो परिवार के सदस्य हैं, तो
जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अफवाहों का खंडन करते हैं, उनको हवा नहीं देते। बाहर वालों के साथ बहस करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, जब खोट अपने ही सिक्के में हो। बाहर वालों का मुंह कब तक बंद करूंगी मैं? अब इस समस्या का कुछ ना कुछ स्थायी समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना आज तो लोग अनबन के बारे में बात कर रहे हैं, कल को कहीं कोई ये खबर ना फैला दे कि बेटे और बहू में तलाक भी हो चुका है। 3 दिन बाद, मम्मी जी मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरी मम्मी ने ना सत्यनारायण की कथा रखी है, तो पूजा भी अटेंड कर लूँगी और इसी बहाने 2-4 दिन वहाँ रह भी लूँगी। अच्छा ठीक है बेटा, चली जा। आशा अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँचकर, अरे मम्मी भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? बेटा तेरी भाभी तो अपने मायके गई है। मायके गई है? अरे पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तब भी भाभी मायके गई हुई थी। आजकल भाभी बहुत जल्दी जल्दी मायके जाने लगी है, पहले तो इतना मायके नहीं जाती थी। कुछ बात है क्या माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ खास बता कर नहीं गई। तो छोड़ना अपनी भाभी को, जब आना होगा तो आ जाएगी। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, अब मुझे तेरी भाभी का क्या करना है। चल पहले तू एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दे, इसके बाद कुछ खाने के लिए भी बना लेना। क्या मम्मी मैं खाना और नाश्ता बनाऊँ? अब ये तो गलत बात है ना कि ससुराल में भी मैं काम करके आऊँ और फिर मायके में भी मैं ही खाना बनाऊँ। ऐसा लग रहा है मेरे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है। आशा को अब अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल तो मरता क्या ना करता। बेचारी आशा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पूरे 1 सप्ताह तक मायके में बिताने के बाद आशा अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन इस 1 सप्ताह में उसकी भाभी मायके से लौटकर आई ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद, माँ जी काफ़ी दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई, मैं 3 दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आराम से होकर आ। आशा खुशी खुशी मायके पहुँचती है तो देखती है कि आज भी उसकी भाभी मायके गई हुई है। अरे मम्मी बिल्कुल हद ही हो गई है अब तो, ऐसे रोज रोज मायके कौन जाता है? कहीं भाभी और भाई के बीच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही ना? अरे बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? माँ आप ही सोचिए ना, भाभी आज तक तो कभी अपने मायके ऐसे नहीं जाती थी, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे तो वाकई में कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं भाभी लड़ झगड़ कर तो नहीं गई है ना? अरे बेटा 2-3 बार तुझे अपने मायके से भाभी नदारद क्या मिली, तूने तो तरह तरह की बातें बना ली। और तू जो हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके चली आती है, तूने सोचा है तेरे बारे में लोग कैसी कैसी बातें सोचते होंगे? तेरी भाभी की शादी को तो फिर भी 6 साल हो गए हैं, तू अपनी ही सोच। तेरी शादी को तो अभी 4 महीने हुए हैं। बेटा 2-4 दिन मायके में आकर काम करना पड़ा तो तुझे भाभी खटकने लग गई। समधन जी के बारे में सोच, तेरे यहाँ आने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही उठानी पड़ती होगी। जैसे तू मुझे भाभी के यहाँ ना होने से सवाल कर रही है ना, तेरी सास से भी तो लोग पूछते होंगे कि भैया आखिर क्या बात है जो आपकी बहू 2 दिन भी ठीक से ससुराल में नहीं रहती, हर तीसरे दिन अपने मायके भाग जाती है। बेटा ये दुनिया ना सबके लिए एक जैसी ही है। हर इंसान की किसी न किसी के प्रति जवाबदेही ज़रूर होती है, और समझदारी इसी में है कि हम समय रहते अपनी जवाबदेही को समझें और जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाएं। अरे मम्मी ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। मैं चलती हूँ और अब से मैं ऐसे बिना मतलब के आपके यहाँ नहीं आया करूँगी। आशा अपना सामान लेकर ससुराल की ओर निकल जाती है। आशा के जाने के बाद आशा की माँ फ़ोन पर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू बस नाटक ख़त्म करने का समय आ गया है, तो जल्दी से वापस अपने घर आ जा। क्या बात है मम्मी जी, आशा को आपकी बात समझ में आ गई क्या? हाँ बेटा, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है, और अब की बार वो वादा करके गई है कैसे बिना मतलब के रोज़ रोज़ मायके आना बंद कर देगी। तो जल्दी से घर आ जा, तब तक मैं आशा की सास को भी फ़ोन करके ये खुशखबरी दे देती हूँ। अपनी बहू से बात करने के बाद आशा की माँ अपनी समधन अनुपमा को फ़ोन लगाती है। अरे बहन जी बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आपकी बहू यानी कि मेरी बेटी आशा को समझ में आ गया है कि रोज़ रोज़ मायके आना ठीक बात नहीं है। कुछ ही देर में आपके यहाँ पहुँचने वाली होगी। मैंने कहा था ना हमारा प्लान ज़रूर सफल होगा, क्योंकि कहते हैं ना जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। देखो उंगली टेढ़ी करते ही घी निकल गया ना।
अरे बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बहुत समझदारी से इस पूरी बात को संभाल लिया, वरना मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता था कि मेरे कुछ भी कहने का हमारे सास बहू के रिश्ते पर गलत असर ना पड़े, क्योंकि ऐसा ही होता है। अक्सर बहुएं सास की कही हुई बातों को गलत तरीके से ले लेती है और उम्र भर के लिए अपना रिश्ता खराब कर लेती है। लेकिन जब बहू की माँ इतनी समझदार हो तो सास को घबराने की क्या ज़रूरत है। ठीक कहा आपने। अच्छा, आशा आती ही होगी, आप ध्यान रखिएगा। अनुपमा और आशा की माँ ने मिलकर बड़ी आसानी से उसे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखा दिया था। जैसा कि हर नई नवेली दुल्हन को शौक होता है अपना घर, किचन और हॉल सजाने का, ठीक वैसे ही सपने अपने मन में दबाए हीना अपने ससुराल पहुंच गई थी। कुछ दिन बाद कितने मन से अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसको रसोई में रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब ज़रूरत होगी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूँगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये इतना बड़ा डब्बा डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? ये कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? मम्मी जी, ये डब्बा नहीं है, ये मेरा डिनर सेट है जो मैं शादी में अपने साथ लाई हूँ। अब रसोई में कहीं नए बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझे किसने कहा नया डिनर सेट बाहर निकालने के लिए? पहले ही रसोई में कितने बर्तन रखे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? जा अपने बर्तन वापस कमरे में रखा। मम्मी जी, ये बर्तन अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें हटाकर नए बर्तन निकाल लेते ना। अरे आप एक बार देख तो लो मैं कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। देखो तो, ये कल की आई लड़की अब हमें सिखाएगी कौन से बर्तन अच्छे हैं कौन से खराब। तुझे पता भी है ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बड़े खास बर्तन है ये। तेरे ये बर्तन इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? माँ जी, ये दाग धब्बे वाले काले पीले टूटे पिच के बर्तन आपके लिए बहुत खास है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या खास है इनमें। अरे ये पतीली देख रही है, पूरे 100 साल पुरानी है ये। मेरी सास की सास ने मेरी सास को दी थी ये पतीली। और ये कटोरियाँ, इंदौर तो क्या दिल्ली के बाजार में भी इसके जैसे डिजाइन की कटोरी नहीं मिल सकती। 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये बर्तन। अरे हमारे पुरखों की अमानत है ये। ये बड़ी नए बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, आपकी ये कटोरी ग्लास का डिज़ाइन अब इंडिया तो क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बर्तन 100-150 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। अब कौन ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कढ़ाई आपकी सास की सास ने दी थी ना? क्या आप कभी मिली भी थी उनसे? कभी देखा था? नहीं ना। मतलब जिन्हें कभी देखा तक नहीं, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है, और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तू जाकर अपना काम कर, ये ज्यादा गुनाह भाग मुझे मत सिखा। और हाँ, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बर्तनों को रसोई में से हिलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे मेरे सारे बर्तन वापस। अरे क्या आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पुराने बर्तन संभाल कर रखे हुए होगा? और आज के जमाने में पतीलियों में खाना कौन बनाता है? ये कैसे बेमेल से बर्तन है? कोई ग्लास छोटा है, कोई बड़ा, कोई कटोरी यहाँ से कोई वहां से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने में तो मुझे ही खराब लग रहा है। पता नहीं मेहमानों के सामने इन बर्तनों में माँ जी कैसे खाना परोसती होंगी। 2 दिन बाद। अरे यार, शादी क्या हो गई? तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। एक बार ससुराल जाने के बाद 1 कप चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया तूने। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है। जब तुम्हारा मन करे तब चले आओ, चाय के साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज दोपहर में ही तेरे घर चाय के लिए आ रहे हैं। दोपहर में हीना की कुछ सहेलियाँ उसके यहाँ टी पार्टी के लिए जमा होती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हीना रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और 3 ग्लास में पानी भरकर स्टील की ट्रे में रखकर अपनी सहेलियों के पास ले आती है। हीना ने जिन 3 ग्लासों में पानी निकाला था, तीनों ही अलग अलग साइज और डिजाइन के। सहेलियों को पानी देने के बाद चाय देने के लिए हीना रसोई में जाती है। अरे यार, ये कैसे घर में शादी हो गई है हीना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले क्या ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते? इतने गरीब है क्या? अरे यार, गरीबों के घर भी कम से कम ग्लास तो एक साइज की होती है, और इस स्टील की ट्री में आजकल कौन इस्तेमाल करता है स्टील की ट्री? सहेलियां अभी आपस में बात कर रही थी कि हीना स्टील के कप में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसा एंटीक ससुराल है तेरा? तुझे तो बहुत शौक था ना इटालियन क्रॉकरी खरीदने का, अब क्या हुआ? अरे यार, इटालियन छोड़, तू स्टील के ही नए बर्तन खरीद ला।
कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमने आज कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है। ये तो ना म्यूजियम में रखने लायक कप है। इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक खरोच बता रही है ये कम से कम 100 साल पुराने तो होंगे ही। अरे ऐसा नहीं कि घर में नए बर्तन नहीं है, बस मेरी सास को ना ऐसे एंटीक सामान का बहुत शौक है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहज कर रखे हुए हैं। वैसे तूने अपने ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि तेरा कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया। पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक अलग बात है, और मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता परोसना बिल्कुल अलग। इसलिए प्लीज़ तुम दोनों बातों को ना आपस में मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। सहेलियों की बातों का हिना के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो हिना की सहेलियों की भी ठीक थी। कौन मेहमान को इतने पुराने घिसे पिटे बर्तनों में खाना परोसता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं, उनके घर आने वाला हर रिश्तेदार घर के बर्तनों का मजाक बनाया करता है। एक दिन हिना की बुआ सास अपने बेटे नवीन के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, अब नवीन भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू तू जरा ठहर जा, नवीन को आ जाने दी, उसके बाद ही चाय नाश्ता लगाना। लेकिन ऐसे अचानक से उठकर नवीन भैया कहाँ चले गए? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं पुराने काले पीले बर्तन में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए भाई उनसे। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, हमारी तो है। भिखारी भी ना ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते जैसे बर्तनों में तुम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हो। इसलिए मैंने अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। नवीन को भेजा है, वो अभी क्रॉकरी वाली प्लेट का सेट लेकर आता होगा। इन प्लेटों को ना बेटा तू संभाल के रखना, और जब भी मैं आऊँ मुझे उन्हीं प्लेटों में खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी आपने, आज तो बुआ जी हमारे मुंह पर बेइज्जती करके गई हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद खरीद कर यहाँ रख कर गई हैं। अरे हम क्या नए बर्तन तक खरीदने लायक नहीं है? अब मेहमान हमें आकर बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे। देख बहू, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर ना आया करे। मैं भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़ती कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो यहाँ आकर मुफ्त का नाश्ता उड़ाते हैं, ऊपर से बातें भी बनाते हैं। लोगों से मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी हिना की सास की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण हिना बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद, मम्मी सब तैयारी हो गई है ना? सूरज अपने मम्मी पापा के साथ बस आता ही होगा। देखो उनकी खातिरदारी में ना कोई कमी मत छोड़ना। सूरज ने पहले ही बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ है ना, तुझे सूरज पसंद है तो समझ ले तेरा रिश्ता वहाँ होकर ही रहेगा। हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो आने वाले 50 साल में भी हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। कुछ देर बाद जिज्ञासा के रिश्ते वाले वहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू हिना और जिज्ञासा मिलकर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता परोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, पर आपके घर में हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, फिर रिश्ते से इनकार करने की वजह क्या है? देखिए बहन जी, आप लोगों के घर में आप कितने संपन्न और संस्कारी हैं, इस बात का अंदाजा तो कोई आपके घर के बर्तनों को देखकर ही लगा सकता है। अरे ऐसी भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए 2 ढंग की प्लेट और कप भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, इन बर्तनों की वजह से आप मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अब अरे बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। बदले तो जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आज तक आपने बदले तो नहीं ना। अरे लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तन में उनके लिए खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमारे लिए चाय नाश्ता लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है। वो मुझे ना ज़रा ऐसे पुराने बर्तनों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, लेकिन आज ना आपकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। पुरखों की अमानत को संभाल कर रखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती आने वाली पीढ़ी के रास्ते की रुकावट बन जाए। आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। आप इतना कह रही है तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं,
मम्मी जी, मैं मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने मेरी सच में बहुत मदद की है। और आंटी जी, आपने तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है आज, मज़ा ही आ गया। बेटा, तुम्हारी परेशानी वाकई जायज़ है। उन बर्तनों के कारण वाकई शर्मिंदगी होती होगी तुम्हें। अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए, आगे भी हमारी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना बेटा। ननद और होने वाले नंदोई की मदद से आखिरकार हिना को उन पुराने बर्तनों से छुटकारा मिल ही जाता है। आशा की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू सुलेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अंशिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। क्या आशा कभी समझ पाएगी कि रंग से कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए? या फिर आशा की ये सोच घर की सुख शांति बर्बाद कर देगी? आइए जानते हैं। सुलेखा बहू, सुलेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अंशिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, दीदी तो छत पर गई हैं कपड़े सुखाने के लिए। कुछ चाहिए क्या आपको? अंशिका, तुझसे कितनी बार बोला है कि एकदम से मेरे सामने मत आया कर। तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जाकर सुलेखा को भेज। इतने में सुलेखा आ जाती है। माँ जी, आ गई मैं, बताइए क्या काम है? आज हमें महाराज जी की बहू की गोद भराई की रस्म में चलना है। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अंशिका, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सुलेखा बहू, ये क्या बोल रही हो? अंशिका हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी हैं? अंशिका, तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अंशिका अंदर चली जाती है। तभी आशा सुलेखा से कहती है, बहू तो पागल है क्या? हर जगह तू अपनी देवरानी को साथ लगाकर घूमती है। तुझे पता है, जब तुम दोनों एक साथ चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि दिन और रात साथ साथ चल रहे हैं। माँ जी, क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? वो जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं इसे अपने साथ गोद भराई के फंक्शन में नहीं ले जा सकती। सब मुझसे पूछेंगे कि आशा बहन, बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर, लेकिन छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और सुलेखा में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन आशा अपनी छोटी काली बहू को अपने साथ गोद भराई की रस्म में नहीं लेकर गई। इस तरह से आशा हर चीज में अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। एक दिन सुलेखा ने अंशिका को 2 हार के सेट दिखाते हुए कहा, अंशिका, ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे। तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अंशिका वो हार के सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार के सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे सुलेखा बहू, तो इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगाकर गहने पहन लेना तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझे कौन सा पसंद है इन दोनों में से। माँ जी, आप अंशिका को पसंद करने दीजिए ना। और अगर मैं पसंद कर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी? देख सुलेखा बहू, तू ना ये वाला हार पहनेगी, और अंशिका, ले तू ये पकड़। सुलेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अंशिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और सुलेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद सुलेखा ने अंशिका से कहा, अंशिका, माँ की बातों का ना बुरा मत माना करो। माँ तो ऐसे ही कहती हैं। तुम्हें इन दोनों हार में से जो भी पसंद हो तुम वही लो। सुलेखा भाभी, क्या बुरा मानो, अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत पड़ गई है। और रही इस हार की बात, तो माँ जी सच ही तो बोल कर गई हैं कि अगर मैं कोहिनूर हीरे से बना हार भी पहन लूँ तब भी रहूँगी तो वैसी की वैसी। लेकिन ये हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगी। अंशिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अंशिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अंशिका अपने 13 साल के बेटे राहुल और पति देव के साथ बैठी थी। तब राहुल ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताने सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना। बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो मैं तब से समझा रहा हूँ जब से तेरी माँ इस घर में आई है, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। पापा सच कहो,
मुझे दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप दोनों। राहुल बेटा, वो तेरी दादी हैं और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अंशिका राहुल को चुप करा देती है। राहुल सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी सुलेखा का 14 साल का बेटा सात्विक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, राहुल मुझे छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते हैं। अरे बेटा, उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई बात नहीं, तुम्हें पापा छोड़ आएंगे। सुलेखा का पति तरुण अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला जाता है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो राहुल को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती है, अरे राहुल बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। राहुल ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से सात्विक घर आता है। सात्विक अपनी दादी से कहता है, दादी राहुल आ गया घर। हाँ, अभी अभी आया है। तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं राहुल को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। सात्विक की बात सुनकर आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा राहुल और सात्विक के लिए हलवा बनाकर लाती है। सात्विक हलवा खाने बैठ जाता है। फिर आशा राहुल से कहती है, राहुल बेटा देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी मुझे नहीं खाना आपके हाथ का बना हलवा। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को ही खिलाइए। राहुल की बात सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो सीधा किचन में जाती है जहां सुलेखा और अंशिका काम कर रही थी। तभी आशा अंशिका पर बरस पड़ती है। मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों राहुल को हम सब के खिलाफ भड़का रही है? क्यों उस मासूम बच्चे के दिल में हम सब के खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने राहुल से कुछ नहीं कहा, और जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुलेखा दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती रहती। एक दिन सात्विक और राहुल में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथापाई पर आ गए। अंशिका, सुलेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। सात्विक, अपने छोटे भाई को क्यों मारा तुमने? राहुल, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ। सात्विक तुझसे बड़ा है, अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो तू सुन नहीं सकता क्या? अंशिका बहू, तो चुप ही हो जा। ये राहुल आज जो इतना बिगड़ गया है ना, ये सब तेरी वजह से। तू ही इसे न जाने क्या क्या सिखाती है। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हे ऊपर वाले, कैसे दिन के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझसे इस तरह से बात करेगा? हे भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे हैं। हाँ सच में, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे अलग रहेंगे तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। हालांकि घर की दोनों बहुएं इस बंटवारे के खिलाफ है। आखिर आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने के कारण घर का बंटवारा हो ही गया। क्या अंशिका और सुलेखा इस बंटवारे के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगी, या फिर वो पहले की तरह एक साथ एक घर में प्यार से रह पाएंगी? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, सुलेखा और अंशिका को क्या करना चाहिए।